लास्ट टाइम हमने सारी रिएक्शंस देख ली थी, राइट। हमारी एक रिएक्शन रह गई थी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या हुई थी? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन रह गई थी हमारी। तो क्वेश्चन लिखो, डिफाइन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। डिफाइन न्यूट्रलाइजेशन reaction and give 2 examples also. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एक वर्ड आ रहा है, क्या? न्यूट्रल से आप लोग क्या समझते हो? क्या दिमाग में आता है न्यूट्रल वर्ड सुनते? इक्वल या एग्जाम्पल? हाँ, और या फिर हम एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे इजी एग्जाम्पल न्यूट्रल का क्या है? सबसे पहला एग्जाम्पल जो दिमाग में आता है न्यूट्रल का, क्या होता है वो? वाटर। ठीक, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वो होती है जिनमें चीज न्यूट्रल हो जाए, मीन्स बैलेंस हो जाए, इक्वल हो जाए, या फिर हम ये कहें कि एसिड बेस रिएक्ट करेंगे, वो सॉल्ट बनाएंगे और साथ में वाटर देंगे। न्यूट्रल से याद रखना है वाटर, क्योंकि ये चीज हमें रिएक्शन करते हुए हेल्प करेगा। जैसे हम अगर बात करें NaOH, ये हो गया हमारा बेस, और साथ में हम ले लेंगे एक एसिड। कुछ नहीं करना, सबसे पहले क्या करो, वाटर बना दो। यहाँ से OH, यहाँ से H, और अब जो भी चीजें बच गई हैं उनको जोड़ के लिख दो। रिएक्शन करते वक्त सबसे पहले क्या करना है आपको, H2O निकाल दो। एक में से OH जाएगा, एक में से H जाएगा, और जो भी चीजें बाकी की बच गई है उन्हें सिंपली जोड़कर लिख दो। तो यहाँ आ जाएगा NaCl। यहाँ से OH चला गया था, यहाँ से H चला गया था, बाकी क्या बचा था? Na, और इधर से Cl। उनको सिंपली जोड़ के लिख दो। ये रहा हमारा बेस। बेस की क्या पहचान होती है? OH, हाइड्रोक्साइड आयन, और एसिड की H पॉजिटिव। बेस का काम होता है OH नेगेटिव रिलीज करना, और एसिड का काम होता है H पॉजिटिव को रिलीज करना, और साथ में ये बन गया हमारा सॉल्ट, और ये रहा वाटर। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है? अ रिएक्शन इन विच एसिड एंड बेस रिएक्ट टू गिव सॉल्ट एंड वाटर इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। लिखो साथ साथ। When acid react with base to give salt and to give salt and water is known as न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसका एक एग्जांपल और कर लेते हैं। जैसे अगर हम ले लें HCl प्लस KOH, सिंपली क्या करना है हमें? पहले वाटर को रिमूव कर दो, क्या बन जाएगा? H2O, और जो बचा, क्या बचा? इसमें से Cl बचा, इसमें से K बचा, इन दोनों को जोड़कर लिख दो, राइट। इसी तरह एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं इसके। जैसे NH4OH, OH है तो ये क्या होगा हमारा? बेस। नेक्स्ट इज HCl, ये रहा हमारा एसिड। सिंपली क्या करना है हमें? यहाँ से OH, यहाँ से H बाहर, यहाँ H2O आ जाएगा।
और सिंपली क्या करना है, जो चीजें बच गई है उन्हें जोड़ के लिख देना है। NH4 बचा इधर से और इधर से क्या बचा, Cl, तो इनको जोड़ के लिख देंगे NH4 Cl, ये हो गया हमारा सॉल्ट। सिंपली वाटर निकालो और जो चीजें बच गई हैं उन्हें जोड़कर लिख दो, तो वो हो जाएगा हमारा सॉल्ट। तो ये होती है हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसके बाद पहले ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को रिपीट कर लेते हैं दोबारा। कौन से वाला समझना है, ऑक्सीजन के टर्म्स में, हाइड्रोजन के टर्म्स में, और ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कंसेप्ट, या तीनों? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कंसेप्ट ये लिख लिया सभी ने? भाई लिख लो, पीछे वाले भी एक दूसरे की तरफ ही देखते रहोगे। दिखाई नहीं दे रहा? यहाँ आगे आ जाओ, जिसको पीछे से दिखाई ना दे रहा हो वो आगे आके बैठ जाओ। बोलने के लिए नहीं कहा गया। अगर हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की बात करें इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, तो सिंपली एक में लॉस होता है और एक में गेन होता है। इसी तरह अगर हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कंसेप्ट की भी बात करते हैं, क्या अगर हमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कंसेप्ट के बेसिस पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन समझाना है, तो वहां पर भी एक में लॉस होगा, एक में गेन होगा। पहले ऑक्सीडेशन की बात करते हैं। ओ उठाओ, ओ लॉस में आता है या गेन में आता है? लॉस में। तो यहाँ पर होगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें, सोडियम, एटॉमिक नंबर सोडियम का, कॉन्फ़िगरेशन 281। क्लियर? ऑक्टेट कंप्लीट करने की हर किसी की, मतलब हर कोई ऑक्टेट ही कंप्लीट करना चाहता है एलिमेंट्स में, चाहे इलेक्ट्रॉन लेके चाहे इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ तो यहाँ 8 हो जाए, तो उसके लिए उसे 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, या फिर ये 1 इलेक्ट्रॉन खो दे, या तो 7 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले या 1 इलेक्ट्रॉन खो दे। क्या काम इसके लिए इजी रहेगा? एक खोने का। तो क्या करेगा ये, 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा Na पॉजिटिव में। अब दिक्कत क्या होती है, आधों को यही नहीं याद रहता कि इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो क्या चार्ज आएगा। तो इलेक्ट्रॉन मीन्स इलेक्ट्रॉन पर होता है नेगेटिव चार्ज, मीन्स नेगेटिविटी जा रही है। अब किसी में से भी नेगेटिविटी जाती है तो पीछे इंसान कैसा हो जाता है, पॉजिटिव। तो जब भी नेगेटिव जाएगा पीछे क्या छोड़ के जाएगा, पॉजिटिव। इसी तरह अगर हम बात करें मैग्नीशियम की, एटॉमिक नंबर 12, कॉन्फ़िगरेशन विल बी, अब या तो 6 इलेक्ट्रॉन किसी से ले या 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। कौन सा बेटर ऑप्शन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने का। तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा और कन्वर्ट हो जाएगा इनटू Mg2 पॉजिटिव, राइट। इसी तरह एग्जांपल जिंक का भी लेते हैं। जिंक एटॉमिक नंबर होता है इसका 30, ये भी क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा और विल कन्वर्ट इनटू Zn2 पॉजिटिव। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, किसी भी एलिमेंट की टेंडेंसी होती है टू लूज इलेक्ट्रॉन। टेंडेंसी वर्ड क्यों बोला हमने, अब सोडियम की टेंडेंसी ही तो है इलेक्ट्रॉन लूज करना, ये तो गेन भी तो कर सकता था, अब गेन नहीं कर पा रहा, तो क्या कर सकते हैं, सिर्फ ये लूज, मतलब इसको, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन को लूज करने की ही क्षमता है, गेन करने की क्षमता नहीं है। तो इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू लूज कितने इलेक्ट्रॉन, 1 और मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। क्लियर है बात समझ? इसी तरह रिडक्शन की बात कर लेते हैं। ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस होता है, तो रिडक्शन का मतलब क्या होगा, गेन ऑफ। जैसे
सबसे इजी एग्जांपल क्या पता है जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं? क्लोरीन, फ्लोरीन, ग्रुप 17 के एलिमेंट्स हैं, राइट। तो क्लोरीन ले लेते हैं, एटॉमिक नंबर 17, कॉन्फ़िगरेशन विल बी 87। अब वही बात है ऑक्टेट कंप्लीट करने की, क्योंकि हर किसी को ऑक्टेट ही कंप्लीट करना होता है। अब ऑक्टेट में उसके मतलब वैलेंस शेल में उसके 7 इलेक्ट्रॉन है। अब या तो वो 7 इलेक्ट्रॉन को लूज करके 8 कर सकता है, या फिर किसी से एक ले ले। तो क्या इजी टास्क रहेगा? किसी से एक इलेक्ट्रॉन लेना। तो क्या करेगा ये? इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अब देखो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एंटर कर रही है किसी के अंदर, नेगेटिविटी एंटर हो रही है, तो वो कैसा इंसान हो जाता है? नेगेटिव इंसान हो जाता है। तो ये भी कैसा बन जाएगा? नेगेटिव। इसी तरह अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, एटॉमिक नंबर 8, कॉन्फ़िगरेशन, ये तो 6 इलेक्ट्रॉन लूज करे या 2 इलेक्ट्रॉन, कौन सा इजी टास्क रहेगा? 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने का। तो ये क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा एंड विल कन्वर्ट इनटू O2 नेगेटिव। तो रिडक्शन भी क्या होता है? एक टेंडेंसी ही होती है, रिडक्शन भी टेंडेंसी ही है। अब क्लोरीन ने लूज क्यों नहीं कर दिया इलेक्ट्रॉन? गेन ही तो कर रहा है। तो क्लोरीन की क्षमता है क्या करने की? टू गेन इलेक्ट्रॉन। तो इसको हम प्रोसेस को बोल देते हैं रिडक्शन। क्लियर है इतनी बात? इसी तरह अगर हम एक एग्जांपल लें, ये जिंक का मत लिख लेना इसी में, इसमें लॉस हो रहा है इलेक्ट्रॉन का। ठीक, अगर मैं एक एग्जांपल लूं, CO2 पॉजिटिव, मुझे इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, मैं किस में करूं इलेक्ट्रॉन ऐड? CO में ऐड करूं या CO2 पॉजिटिव में ऐड करूं? इलेक्ट्रॉन ऐड किसके अंदर होते हैं ये बताओ मुझे। जैसे क्लोरीन के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड क्यों हुए हैं? क्योंकि अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी थी। पॉजिटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन का लॉस हो चुका है, इसका मतलब वहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी होगी। तो इलेक्ट्रॉन अगर हमें डालने हैं तो हम किस में एंटर कराएंगे? CO2 पॉजिटिव में। तो रिएक्शन लिखेंगे हम हमारी, CO2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव राइज टू C। क्लियर है? यहाँ पर इसका चार्ज 2 पॉजिटिव है, यहाँ पर इसका चार्ज कितना है? 0। 1 मत समझना, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता उससे हम खुद ही अभी हमने कहा था न्यूट्रल होता है। वो न्यूट्रल का मतलब होता है 0, मतलब उसके ऊपर 0 चार्ज होता है। तो देखो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है? यहाँ 2 पॉजिटिव था, वहां 0 हो गया। पॉजिटिव चार्ज क्या हुआ? कम हुआ, या फिर हम बोल सकते हैं रिड्यूस हुआ। तो रिडक्शन में पॉजिटिव चार्ज हमेशा क्या होता है? रिड्यूस होता है। रिडक्शन में पॉजिटिव चार्ज हमेशा क्या होगा? रिड्यूस होगा। तो एक चीज याद रखना, ही रिडक्शन में ही यहाँ से वर्ड बन जाता है रिड्यूस। कौन रिड्यूस होगा? पॉजिटिव चार्ज। ये चार्ज हमेशा रिड्यूस होता है। यहाँ पर भी अगर हम बात करें, 0 से क्या हो रहा है? माइनस, रिडक्शन की तरफ ही तो जा रहा है। माइनस छोटा होता है या 0? माइनस, तो अभी भी चार्ज क्या हुआ? रिड्यूस ही होता है। तो रिडक्शन में हमेशा चार्ज क्या होगा हमारा? रिड्यूस होगा। ये चीजें प्लस 1 में जाके बहुत काम आने वाली है अगर कोई साइंस लेने वाला है। ठीक है, पूरे चैप्टर में हमें यही चीजें पढ़नी है। अगर किसी को ऑक्सीडेशन रिडक्शन अच्छे से आता है तो चैप्टर होता है वहां पर हमारा रेडॉक्स रिएक्शन। अब रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है? पढ़ी है अभी अभी। हाँ, यहाँ पे भी रेडॉक्स रिएक्शन की बात कर लेते हैं एक बार। हम यहाँ पर भी रेडॉक्स रिएक्शन की बात कर लेते हैं। ये रहा रेडॉक्स। रेडॉक्स वर्ड में RED से बन गया रिडक्शन, और ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन रिएक्शन वो होती है जिसमें रिडक्शन भी होगा। तो रेडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें रिडक्शन भी होगा और ऑक्सीडेशन भी होगा। जैसे ये वाली ऑक्सीडेशन की हो गई, Zn give rise to Zn2 positive plus 2 इलेक्ट्रॉन,
और ये वाली रिएक्शन हम उठा लेते हैं ऑक्सीडेशन की, सॉरी रिडक्शन की। यहाँ क्या है, Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव राइज टू Cu। अब सिंपली मैं इन दोनों को ऐड कर देती हूँ, क्या कर देती हूँ, सिंपली ऐड करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन्स कैंसल आउट, राइट। ऐड कर दो इधर Zn प्लस 2 पॉजिटिव और उधर क्या आएगा, Zn2 पॉजिटिव प्लस Cu। अब इस रिएक्शन में आपको रिडक्शन भी दिख रहा होगा, ऑक्सीडेशन भी दिखाई दे रहा होगा, तो ये रिएक्शन कौन सी हो गई, रेडॉक्स रिएक्शन। इसके ऊपर पूरा +1 में चैप्टर का नाम ही यही है, वहां पर ऑक्सीडेशन नंबर ही यूज होता है बार बार। अगर आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्लियर है तो वो चैप्टर आप लोगों को बहुत इजीली हो जाएगा। क्लियर है इतना बात। न्यूट्रलाइजेशन, अब हमने सारे टाइप्स कर लिए एक तरह से रिएक्शन के। अच्छा, एक रिएक्शन होती है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, पता है किसी को कौन सी रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं? ठीक, जिसमें प्रेसिपिटेट बनते हैं उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ये एक रिएक्शन का नाम भी होता है, इस रिएक्शन का दूसरा नाम है ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो बता डबल सकता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हाँ जी, बिल्कुल ठीक। बताएगा कोई और? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का दूसरा नाम है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। मतलब एक चीज फिक्स हो गई यहाँ से कि डबल डिस्प्लेसमेंट में हमेशा प्रेसिपिटेट फॉर्म होंगे, इसलिए उसका क्या नाम है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर है चीज? और डबल डिस्प्लेसमेंट हम कर चुके हैं, नहीं कर चुके? डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? हाँ, जिसमें दो एलिमेंट्स एक दूसरे को या दो एलिमेंट्स डिस्प्लेस करते हैं, उसको ही हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नोट बना के लिख लो इसे, ये आपके एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है। अब वो देख लेना बैक का है या इंटेक्स्ट का, उसमें पूछा गया है कि शायद यही पूछा गया है कि प्रेसिपिटेशन, हाँ क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे वो इंटेक्स्ट का हो चाहे वो बैक का, क्योंकि सीबीएसई में सारा पेपर आपका एनसीईआरटी बेस्ड आता है। मुश्किल से मतलब आप 95 to 98 मार्क्स का एनसीईआरटी से ही मिलेगा। जिसका एनसीईआरटी आती है वो 100 का भी कवर कर लेगा, एक भी अक्षर बाहर नहीं जाता। तो अपनी बैक एक्सरसाइज और इंटेक्स्ट कवर करके चलो, और उसके लिए नोटबुक्स कंप्लीट होनी चाहिए। जिसकी बैक और इंटेक्स्ट क्योंकि कंप्लीट नहीं होगा, जितना क्लास में कराया होगा उतना लिखा होगा ना, उससे फालतू थोड़ा ना करते हो आप लोग कुछ, ठीक है ना? अच्छी बात है फिर, गुड। फर्स्ट बेंच पे बैठे हो। अब हम बात कर, नोट बना के लिख लो, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज, नोट बना के लिख लो, double displace, oh sorry, double displacement reaction is, double displacement reaction is also known as precipitation reaction। हाँ जी, रिएक्शन तो पूरे एनवायरनमेंट में हर टाइम रिएक्शन ही होती रहती है, उसको रिएक्शन ही बोलेंगे हम। अब कुछ चीज से कुछ और बन रही है तो क्या हुई, एक तरह से रिएक्शन ही हुई। अब हमने पढ़ा था ना कि हमें कैसे पता चलता है कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, स्टेट चेंज, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन स्टेट, ये सारी चीजें क्या होती है, एक तरह से रिएक्शन ही होती है। अब हम बात करते हैं कोरोजन की। कोरोजन सबको पता है क्या होता है कोरोजन, ये तो कोई भी बता देगा।
सिंपल भाषा में बताओ, लोहे को जंग लगना इज नोन एज कोरोजन, जिसे हम रस्टिंग भी बोलते हैं। बल्कि कोरोजन का एग्जाम्पल है रस्टिंग। रस्टिंग और कोरोजन एक चीज नहीं है, कोरोजन का एग्जाम्पल है रस्टिंग। अच्छा, हाँ, और रस्टिंग और कोरोजन आपने किस किस का देखा हुआ है? एक तो आयरन का, और कोई चीज? स्टील का कहाँ दिखता है? बर्तन खराब हो जाते हैं घर में रखे रखे। कॉपर का देखा होगा, कॉपर के बर्तन होंगे, तांबे या पीतल के, वो कैसे हो जाते हैं टाइम के साथ? काले पड़ जाते हैं, ग्रीनिश हो जाते हैं। इसी तरह चांदी काली पड़ जाती है। वो सारा क्या होता है? क्या बोल रहे हो? वो सारा क्या होता है? वो सारा कोरोजन होता है। उसमें आप लोगों ने देखा होगा क्या प्रोसेस होती है? कुछ नहीं करते हम अपनी तरफ से, तो लोहा पड़ा रहता है एटमॉस्फेयर में। चांदी जब हवा में कांटेक्ट में आती है तभी तो खराब होती है। अगर अलमारी में पड़ी रहे, वो अच्छे से पैक हुई, तो वो नई की नई निकलती है। काफी टाइम तक अगर आप अलमारी में रखो चांदी को बिल्कुल कवर्ड, तो वैसे की वैसे ही निकलेगी। लेकिन जैसे ही हमने उसे यूज करना शुरू किया, तो कैसे हो जाती है? काली पड़ जाती है। जो बर्तन आपने देखे होंगे तांबे के और पीतल के, वो कैसे पड़ जाते हैं? जब वो यूज में होते हैं। अगर वो पैक्ड रखे हो, क्योंकि दुकानों से जब हम लेके आते हैं वो तभी ताजे ताजे थोड़ी ना बनते हैं, पैक्ड रखे रहते हैं, तो कोई हवा का कांटेक्ट नहीं होता उनसे। कांटेक्ट नहीं है हवा के साथ, तो रिएक्शन नहीं होगी। तो एक मेन चीज कोरोजन या रस्टिंग के लिए सबसे मेन एलिमेंट क्या है, या सबसे मेन चीज क्या है? एयर। एटमॉस्फेयर की ही वजह से हमारा कोरोजन हो पाता है, या फिर हम बोले तो ऑक्सीडेशन हो पाता है। और ऑक्सीडेशन होगा सिर्फ मेटल का। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और मेटल्स ही हमारे इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकते हैं, नॉन मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करता है। ये चीज नॉन मेटल मेटल चैप्टर में पढ़ी होगी। तो ऑक्सीडेशन किसका होगा? हमेशा मेटल का। या फिर ऐसे याद रख लो, लोहा क्या है? लोहे का तो सभी को पता है, मेटल है। और लोहे का क्या होता है? कोरोजन होता है। तो ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल। या फिर हम बोले तो अगर लोहा किसी ने जंग लगा हुआ देखो, पूरा प्रॉपर जंग लगा हुआ उसमें, तो क्या होता है? कहीं कहीं खत्म भी हुआ रहता है लोहा। तो हम ये बोल सकते हैं स्लोली ईटिंग अवे ऑफ मेटल सरफेस। हवा खाई तो जाती है लोहे के सरफेस को, तभी तो वो जगह जगह से कटा फटा मिलता है हमें। ईटिंग अवे ऑफ मेटल सरफेस। किसने खाया उनको? बाय एटमॉस्फेरिक गैसेस इज नोन एज कोरोजन। क्लियर है ये चीज? इसको लिखते हैं अब। लिखो डिफाइन कोरोजन। जैसे ही मैं मुड़ती हूँ आवाज आने लगती है। बता रही हूँ, अभी लिखवाएंगे ना। क्वेश्चन डालो, डिफाइन कोरोजन। कोरोजन को हम सिंपली समझेंगे, बाकी सारे एग्जांपल्स छोड़ो। विद द एग्जांपल ऑफ आयरन। आयरन का कोरोजन देखा है कभी? क्या होता है? उस पर एक ब्लैक सी लेयर आ जाती है, हाँ, रेडिश ब्राउन लेयर आ जाती है। ठीक, वो कमजोर हो जाता है। मतलब वैसे तो लोहा टूट नहीं सकता, लेकिन जब उस पर जंग लग जाता है वो खुद टूटा हुआ सा हो जाता है कि हाथ लगाओ उसकी परत वो गिर जाती है। होता है या नहीं होता ऐसा? तो कब हुआ ये? हमने तो कुछ जाके किया नहीं, या किसी और ने भी कुछ नहीं किया। जब वो ऐसे ही एटमॉस्फेयर में खुला पड़ा रहा। जैसे कई बार हम घरों में लोहे की तारे लगाते हैं, अगर हम कोई प्रिकॉशन ना लें तो उन पे जंग लग जाता है, और फिर वही जंग हमारे कपड़ों पे लगता है। हुआ होगा ये तो। ठीक, तो कोरोजन की प्रोसेस में हुआ क्या कि जो हमारा आयरन था वो एटमॉस्फेयर में पड़ा है। बाद में क्या होता है? उसकी वो परत बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो वो परत कहाँ गई? एटमॉस्फेयर ने एक तरह से उस परत को खा लिया। तो हम बोल सकते हैं स्लोली ईटिंग अवे ऑफ मेटल सरफेस। स्लोली ईटिंग अवे ऑफ मेटल सरफेस
किसने खाया उस मेटल को? हम तो खा के नहीं आए, ना कोई जीव जंतु लोहा खाता है ना। एटमॉस्फेरिक गैस। तो हम लिखेंगे अ प्रोसेस ऑफ slowly eating away of a process of slowly eating away of metal। कैसे? और बाय अटैक ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस, बाय अटैक ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस, और साथ में किसका? एंड मॉइस्चर। अब ये बात बताने की जरूरत नहीं है, अब सर्दियां वैसे शुरू हो गई है, धुंध दिखती है हमें, जैसे हम ट्रेवल करते हैं हमारे चश्मे पे या हमारे हेलमेट अगर यूज करते हैं गाड़ी में भी, तो हाँ मुंह पे भी फील होती है, पानी पानी सा फील होता है ना। तो एटमॉस्फेयर में नमी होती है, ये सब चीज आपने खुद देखी हुई है। नहीं देखी हुई किसी दिन सर्दियों में जल्दी उठ के देख लेना, सारे में को धुंध पड़ी रहती है, पेड़ों पे भी पानी टपकता रहता है, वो सब कुछ उस मॉइस्चर की वजह से ही होता है। बाय अटैक ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस एंड मॉइस्चर so as to convert metal convert into। अब देखो मेटल की रिएक्शन किसके साथ होगी? एटमॉस्फेरिक गैसेस में ऑक्सीजन भी होती है हमारी, तो मेटल किस में कन्वर्ट? ऑक्साइड में। मेटलिक कार्बन भी होती ऑक्साइड। है। हाँ जी हाँ जी, गुड। और साथ में कार्बन भी होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, बहुत सारी गैसेस होती है एटमॉस्फेयर में। तो कार्बोनेट्स में चेंज होगी हमारी मेटल ऑक्साइड्स में चेंज होगी, मेटल कार्बोनेट्स में मेटल चेंज होगी। कार्बोनेट्स में चेंज हो जाएगी। ठीक, तो कन्वर्ट इनटू ऑक्साइड कार्बोनेट्स, कन्वर्ट इनटू ऑक्साइड्स कार्बोनेट्स एंड सल्फेट्स is called, या sulfides is known as corrosion, is known as corrosion। corrosion के जस्ट हम सिंपली एग्जांपल भी लिख सकते हैं। corrosion का एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन का सिंबल क्या होता है? Fe। किस किस के साथ रिएक्शन हो रही है इसकी? ऑक्सीजन के साथ मेनली मान के चलते हैं हम, ऑक्सीजन, राइट। और साथ में मॉइस्चर का मतलब वाटर प्लस H2O, यहाँ पर बन जाता है हमारा Fe2O3.XH2। X का मतलब यहाँ पर है कि वो वाटर के हाँ, X का नंबर वेरी कर सकता है, वो मर्जी उसकी है कि वो कितने वाटर मॉलिक्यूल्स से रिएक्ट करना पसंद करेगा, राइट। बैलेंस करते हैं, यहाँ पर कितने Fe है? 2 हो गया बैलेंस। ऑक्सीजन कितनी है इधर और इधर? 3 4। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर? ना 2 को 3 बना सकते हैं, 3 को 2 बना सकते हैं। हम सिंपली यहाँ पर करेंगे 3/2। 3/2 इंटू 2 क्या होता है? 3 होता है, हो गया बैलेंस। और यहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल्स कितने? X। क्लियर है चीज सभी को? और ये है रस्ट का फॉर्मूला। ये किसका फॉर्मूला है? रस्ट का फॉर्मूला। रस्टिंग ऑफ आयरन, और साथ में सिल्वर भी लिख सकते हो आप लोग। ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं? रस्टिंग के एग्जाम्पल है। लिखा है कुछ? ठीक, क्लियर है ये सभी को? क्लियर है? जिससे पूछ रही हूँ वो देख नहीं रहा। अब कोरोजन से हम कैसे बच सकते हैं? अब इतने सारे हम लोहे के आर्टिकल्स यूज करते हैं, जैसे बेंच भी है लोहे से बना है। अगर ऐसे ही हम इसको यूज करें, टाइम आएगा कि एक दिन आप आके बैठोगे और बेंच गिर जाएगा।
लेकिन ऐसा तो होता नहीं है, लंबे टाइम तक चलते हैं हमारे बेंच। तो मीन्स हमारे पास कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स भी होते हैं कोरोजन से बचने के लिए। क्या क्या होते हैं सभी को पता होगा? बाय पेंटिंग, बाय ग्लैविनाइजेशन, और बाय पेंटिंग, बाय और ग्रीसिंग, बाय हाँ, ग्लैविनाइजेशन, और ठीक, वेरी गुड। ठीक, तो ये सारी आम चीजें हैं जो आप देख के आते हो। आपको पता है, ये अभी तो वैसे लग रहा है आपको मजाक, 12th में 3 नंबर का क्वेश्चन आता है कोरोजन पे, और मतलब एक साल छोड़ के अगले साल रिपीट हो ही जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, 3 नंबर का क्वेश्चन 12th में। तो कोरोजन कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए। यहाँ से आता होगा तो वहां पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा याद करने की कोशिश करनी पड़ेगी। सेम डेफिनेशन है, सेम रिएक्शन है, बस 2-3 चीजें ऐड हो जाती हैं। 10th में याद है, और जनरल चीज है, वैसे भी देखते हैं हम तो याद रहेगी वैसे भी हमें, अगर एक बार भी ढंग से पढ़ ली। तो 12th में एक क्वेश्चन याद करने से तो बचोगे, तो ढंग से पढ़ लो। ठीक, अब इसके प्रिवेंटिव मेजर्स की बात करते हैं। आप लोगों ने बिल्कुल सही बताया, बाय पेंटिंग, बाय ग्रीसिंग, बाय ऑयलिंग, या फिर बाय गैल्वेनाइजेशन। एक वर्ड यूज किया है गैल्वेनाइजेशन। क्या होता है गैल्वेनाइजेशन? पहले उसकी बात कर लेते हैं, बाकी बातें तो उससे क्या होगा। हाँ, ये एक तरह से हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का टाइप ही बोल देते हैं। नहीं, डिस्प्लेसमेंट का भी नहीं बोलेंगे। एक काम क्या करते हैं हम, गैल्वेनाइजेशन में हम मोर रिएक्टिव एलिमेंट को ऊपर चढ़ा देते हैं। जैसे हम आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग कर देते हैं। आयरन के ऊपर क्या करते हैं हम, जिंक की कोटिंग कर देते हैं। अब एटमॉस्फेरिक गैसेस का काम है, वो तो अटैक करने आएंगी आयरन पर ताकि वो रस्ट में कन्वर्ट हो जाए। लेकिन उन्हें पहले, जैसे अगर मुझे इस पर अटैक करना है, लेकिन इससे पहले ये लेयर है मेरे पास, इसको खत्म करना पड़ेगा। तो इसको खत्म करने में कुछ टाइम लगेगा, फिर जाके मैं इस तक पहुंच पाऊंगी। तो यही काम यहाँ पर होता है। जो अटैक होता है गैसेस का या मॉइस्चर का, होता है जिंक की सरफेस पर। तो वो जिंक को खत्म करते हैं। बाद में बहुत दिनों बाद या बहुत टाइम बाद जाके नंबर आता है किसका, आयरन का। तो एक तरह से कुछ टाइम के लिए तो हमने उसे बचा लिया। अभी आप बेंच देख रहे हो अपने स्कूल के, या वैसे भी घरों में भी बहुत सारे आर्टिकल्स होते हैं, और वो सारे पेंटेड होते हैं, क्योंकि फिर जो हमारी एटमॉस्फेरिक गैसेस है या मॉइस्चर है, वो डायरेक्ट आयरन से कांटेक्ट नहीं कर पाता और उसको खत्म नहीं कर पाएगा, तो हमारी चीजें लंबे टाइम तक चल जाती है। क्लियर है चीज? जैसे मैंने अभी बताया था, या आपने देखा ही हुआ है कि अगर हम चांदी को रख के रखें कवर करके अच्छे से अलमीरा में, या बर्तन लेके आते हैं हम कहाँ से, दुकानों से तो आते हैं, या स्पेशली बनाया जाता है उस टाइम, कॉपर बनाओ भाई, फिर आपको दिया जाता है, वो निकालते हैं, देखा हो बिल्कुल वेल पैक्ड रखे रहते हैं वो वहां पे, तभी तो उनका कोई कांटेक्ट नहीं हो पाता एटमॉस्फेयर के साथ, तो वो बचे रहते हैं। तो पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग और गैल्वेनाइजेशन क्या है, ये कुछ मेथड्स हैं जिनसे कोरोजन को प्रिवेंट किया जा सकता है। तो क्वेश्चन लिखो, राइट द मेथड टू प्रिवेंट रस्टिंग। राइट द मेथड टू प्रिवेंट रस्टिंग। प्रिवेंट रस्टिंग। फर्स्ट इज सबसे इजी, बाय पेंटिंग। इसमें तो ज्यादा खर्चा भी नहीं है, क्योंकि हम सभी की यही मेंटेलिटी होती है, जहां पर कम खर्चा हो वो चीज को हम यूज करना ज्यादा सुटेबल मानते हैं। अब कोई चीज 10 रुपए में हो रही हो तो उसके लिए फालतू में 100 रुपए क्यों खर्च करना। तो पेंटिंग इज एन चीप एंड बेस्ट ऑप्शन टू प्रिवेंट रस्टिंग। घरों में भी जैसे हम कपड़े सुखाने के लिए जो तारे यूज करते हैं, क्या करते हैं उनपे पेंटिंग कर देते हैं, तो फिर वो रस्टिंग नहीं होती और हमारे कपड़े बचे रहते हैं। नहीं तो कई बार देखा है ना, जंग लग जाता है, काला काला पड़ जाता है, ब्राउन ब्राउन सी हो जाती है शर्ट। तो इसमें हम लिख सकते हैं, बाय पेंटिंग आयरन सरफेस, बाय पेंटिंग iron surface can be
can be prevented by corrosion. इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस किया था हमने बाय ग्रीसिंग एंड ऑयलिंग। स्पेशली बॉयज को ये चीज पता होगी क्योंकि वो बाइक साइकिल चलाते ही रहते हैं। कंपैरेटिवली गर्ल्स चलाती हैं पर कम चलाती है, उनको इन चीजों की ज्यादा नॉलेज होती है। तो बाइक में प्रॉपरली ग्रीसिंग ऑयलिंग करानी पड़ती है ना। अगर हम साइकिल की भी बात करें, जो पुराने टाइम की साइकिल आती थी उनमें चेन होती थी, अगर प्रॉपरली ग्रीसिंग या ऑयलिंग ना कराया जाए वो चेन फंस जाती थी, अटक जाती थी, चलती नहीं थी अच्छे से। फिर जाके उसकी ऑयलिंग करानी पड़ती थी, फिर वो प्रॉपरली चलती थी। ठीक, नेक्स्ट चीज बाय ग्रीसिंग एंड ऑयलिंग। और ये फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो हर कंट्री में इंडस्ट्रीज होती है और इंडस्ट्रीज में सारी मशीन्स किससे बनी होती है? मैक्सिमम लोहे, स्टील, इन सब चीजों से बनी होती है। तो अगर वहां पर हम ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग प्रॉपर टाइम पर नहीं करेंगे तो क्या होगा? खराब हो जाएगी, कितना नुकसान होगा। तो ये बहुत सही हमारे पास प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जिनसे हम अपना काम आराम से चला लेते हैं। बाय हाँ जी, तीसरा गैल्वेनाइजेशन कर लो। इस नेक्स्ट गैल्वेनाइजेशन में भी तो करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली कई बार क्वेश्चन आ जाता है डिफाइन गैल्वेनाइजेशन, तो अगर वो पॉइंट याद नहीं है तो नंबर गए। तो हर एक पॉइंट का अपना अपना इंपॉर्टेंस है भाई। बाय ग्रीसिंग एंड ऑयलिंग आयरन सरफेस, बाय ग्रीसिंग एंड ऑयलिंग आयरन सरफेस में हम मेनली किसकी बात कर रहे हैं? जैसे कि हो गया मशीन पार्ट्स एंड मैकेनिकल टूल्स। मशीन पार्ट्स एंड मैकेनिकल टूल्स can be prevented from corrosion, can be prevented from corrosion. Clear है? Next is galvanization. गैल्वेनाइजेशन में पता है कि आपको कि हम